नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी एक बार लिख देते हैं DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत है? यह आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्यान किया गया है, यानी उसको निरूपण किया गया है हमारे संविधान में। अब हम लोग इसके बारे में पहले ये जान लें कि ये DPSP है क्या। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में निहित है, यह भी दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन है, भाग 4। तो यह जो है किस देश की अवधारणा है, कहाँ से लिया गया, किस परिस्थिति में लिया गया, क्यों लिया गया, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें हम बताना चाहेंगे कि यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी यह अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। DPSP की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहित किए गए हैं, तो यह आप बताएंगे, यानी कॉन्सेप्ट लिया गया है, ये ध्यान रखना है। तो आयरलैंड से लिया गया है। अब ये ध्यान रखना, हमने कॉपी एकदम नहीं किया है, कॉपी टू पेस्ट नहीं किया है ब्रिटिश जो आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड में क्या है, आयरलैंड का संविधान का आर्टिकल 45, ये हम आर्टिकल 45 आयरलैंड के संविधान का बता रहे हैं। ठीक है, इसमें 8 नीति यानी डीपीएसपी को हम यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम शॉर्ट में इसको लिख देते हैं DPSP। ठीक है, तो 8 वहां के संविधान में DPSP का प्रावधान है, यानी राज्य के नीति निर्देशक के लिए आर्टिकल कितने हैं? 8 है, जबकि हमारे यहाँ पे आर्टिकल कितने हैं? लगभग 18 हैं, 18 ही हैं लगभग। क्या ठीक है, 18 आर्टिकल है। तो हमने सीधी सी बात यहाँ से ये पता चलती है कि हमने कॉपी तो नहीं किया है अपने संविधान में। हाँ, ये अवश्य है कि हमने एक कॉन्सेप्ट लिया है वहां से, और जो कि आपसे पूछ भी सकता है किस आर्टिकल ब्रिटेन में जो मतलब आयरलैंड में किस आर्टिकल के तहत जो है वहां पे DPSP का प्रावधान है। सो आपको हमने बता दिया। ठीक है, अब उसमें आर्टिकल 45 में ये ध्यान रखना कितने हैं? 8 DPSP का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? आयरलैंड में। तो ठीक है, अब ये टॉपिक समाप्त होता है कि कहाँ से लिया गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक आते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्यों आवश्यक है। देखिए, राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण कौन करेगा? समझ पाए दोस्तों कि राज्य के कर्तव्यों का जो निर्धारण होगा वो DPSP के माध्यम से होगा। लेकिन एक और मतलब इसमें एक शर्त है कि यह चैलेंजिंग नहीं होगा। चैलेंजिंग का मतलब यह रेट पिटीशन नहीं किया जा सकता इस पर। ये नहीं है कि आप ये कह दें कि आर्टिकल जो है जैसे 36 है वह राज्य से, जैसे 36 को आप हटा दीजिए, तो हम अगर आपसे चर्चा करें कि जैसे अभी आप आर्टिकल मान लीजिए 44 ही ले लीजिए, UCC वाला, तो अब वो नहीं लागू है, उसको लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन वो लागू नहीं है, फिर भी वो हमारे संविधान में है। अब हम उस पे उसके लिए क्लेम करें कि ये क्यों नहीं लागू है, तो यह क्लेम नहीं किया जा सकता। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग सिक्वल बाय सिक्वल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत में नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड से ग्रहण की गई है, किंतु भारत में निर्मित किए गए तत्व
आयरलैंड की तुलना में वृहद है, ये ध्यान रखना है। भारत में 36 से 51 तक वर्णन किया गया है, 36 से 51 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 36 क्या है। यहां से स्टार्ट करते हैं 36 से। आर्टिकल 36 क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत राज्य है। अब राज्य हम बता चुके राज्य क्या है, ठीक है। तो आप जो है अगर जिसको समझना हो वो हमारा पुराना लेक्चर देख सकता है। राज्य से तात्पर्य आर्टिकल 12 में वर्णित राज्य से है, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया आर्टिकल 12, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया उसमें है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, फंडामेंटल राइट्स के तहत, फंडामेंटल राइट्स के तहत, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मतलब जो है राज्य से तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, लोकतांत्रिक, मतलब इसमें जो पूरी जो है सब सिस्टम बताया गया है कैसे क्या है, ठीक है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उन पर ज्यादा मतलब जो है एक्सप्लेनेशन देंगे हम, ठीक है। तो आर्टिकल 37 देखते हैं। आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 डीपीएसपी की जो प्रकृति है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति कैसी है, क्या है सिस्टम, तो इसके तहत देखते हैं। आर्टिकल 37 के अनुसार डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये हम अभी बता चुके आपको हैं कि यह क्या हो सकता है। आर्टिकल 37 के तहत इसको अधिकार है कि वह जो है उसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, अर्थात इन्हें लागू कराने के लिए या राज्य द्वारा इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। मतलब वाद का मतलब होता है सूट, यानी न्यायालय में सूट नहीं, रेट पिटीशन नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। तो आर्टिकल 37 इसका प्रावधान करता है, आपको पता चला। किंतु आर्टिकल 37 कहता है यह तत्व शासन में निहित मूलभूत तत्व, यानी मूलभूत प्रकृति के तत्व हैं, अतः इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। जिस प्रकार से हमारे कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51 के का में 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है। आप उसके आधार पर आपको जब जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो राज्य को चैलेंज कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि एक चिप्स का एक पैकेट लेते हैं और खा के फेंक देते हैं, जबकि यह भी हमारे जो है मूल कर्तव्य का जो है एक भाग है कि हमें जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, और हम लोग जो है कहीं भी उसको डाल देते हैं, तो क्या हम पर कोई क्लेम कर देता है? नहीं, ये हमारा दायित्व, नैतिक दायित्व हमारा बन जाता है कि हमको अपना जो है देश, अपना राज्य, अपना मोहल्ला, अपना क्षेत्र, उसको स्वच्छ रखना है। तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बात समझ में आई। नैतिक रूप से बाध्यकारी होने के बावजूद भी सामान्यतः राज्य में इनकी उपेक्षा की कल्पना नहीं की जाएगी। मतलब एक बार फिर से समझते हैं कि जैसे हमने बताया, किंतु आर्टिकल 37 क्या कहता है कि यह तत्व शासन में निहित मूलभूत प्रकृति के तत्व हैं, अतः इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कानूनी बाध्यता नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखना, कानूनी बाध्यता नहीं रखते, बल्कि यह राज्य के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं। जब नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं तो यह नैतिकता पहले राज्य दिखाएगा, फिर आम जनता दिखाएगी, ये ध्यान रखना है कि मतलब जब राज्य नैतिक कर्तव्य करेगा तो उसको देखकर प्रेरित जनता भी होगी। तो जनता भी वो जिस प्रकार से अब वर्तमान में जो सफाई अभियान जो चल रहे हैं, जैसे देखते हैं कि उसमें कई एनजीओ भी पार्टिसिपेट हो जाते हैं सफाई के लिए, और वो अग्रेसिव होते हैं, उनको कुछ मतलब जो है समझ लीजिए इंसेंटिव वगैरह भी मिल जाता है, मान लीजिए, तो थोड़ा और उससे प्रमोट होते हैं, उससे कोई गिफ्ट वगैरह। तो ये सब क्या है, ये एक प्रकार से समझ लीजिए उसको प्रोत्साहन देना है कि आप जो है, जब राज्य प्रोत्साहन देगा तो मनुष्य मतलब व्यक्ति जो है, राज्य का व्यक्ति जो है वो भी आगे बढ़कर उसमें भागीदारी होगा। जब राज्य उसमें जो है दिलचस्पी नहीं दिखाएगा, उस कंडीशन में जो है जो नागरिक है वह भी उतना दिलचस्पी नहीं दिखा पाता है। तो यह आपको समझ में आया दोस्तों? तो आपको आर्टिकल 37 पूर्णतया समझ में आया होगा दोस्तों। अब आर्टिकल
38 की हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 38, 38, 38 क्या कहता है? राज्य द्वारा लोक कल्याण की वृद्धि, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है, राज्य लोक सेवा कल्याण की वृद्धि करना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, इसमें क्या कहता है, फिर से ध्यान रखिए, राज्य द्वारा लोक कल्याण की वृद्धि, लोक कल्याण, और दूसरा हमने क्या बताया, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये सब मेंटेन रखना है। ठीक है, तो यह इसमें क्या है, देखिए अब हम पहला बताते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए सामाजिक व्यवस्था का जो है प्रावधान करना, किसके लिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अवसरों की समानता हो, आय एवं, जैसे जैसे आय है, आय की असमानता को कम किया जाए, यानी परिस्थिति यानी स्टेटस, उसको भी कम किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हम जो है, हमारा ये स्टेटस है, कोई कहता है हम भैया यहीं यहीं पर हैं, तो ये स्टेटस मतलब समान वैसे लाया जाए। राज्य का मतलब दायित्व तो यही है कि आय और जो है स्टेटस को लगभग समान किया जाए। बिल्कुल समान तो करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन एक औसत दर्जा में कि जो है मतलब लगभग लोग जो है वो समान रहें, तो यह कर्तव्य जो है रहेगा। यह जोड़ा गया जो है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि आय एवं स्टेटस यानी परिस्थिति को बनाए रखना, मतलब इसका असमानता को कम किया जाए, यानी इसकी असमानता को दूर किया जाए। तो ये जो है आर्टिकल, इसमें आर्टिकल का मतलब ये क्लॉज टाइप का सब क्लॉज होगा, तो उसी को जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 44th अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताते चलेंगे, आप ऐसे ओरली आर्टिकल याद करते चलिए, आपको थोड़ा बहुत समझते भी चलिए। आर्टिकल 39 देखते हैं, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है देखना है आपको। यह जो है आर्टिकल 39 में जो है समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान इसमें किया गया। आर्टिकल 39 के कुछ तत्व हैं जिसमें जैसे हम बताते हैं आपको कि पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए आजीविका के समान अवसर हों। ठीक है, इसमें ए में क्या दिया गया है कि पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए आजीविका के समान अवसर हों। वैसे इसमें जो है जो प्रोविजन है वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। बहुत से इसके प्रोविजन है, जैसे हम जो है आपको बता रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है कि पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए आजीविका के समान अवसर हैं। और फिर हमने क्या बताया, बी में क्या बताया कि आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार वितरण हो जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम हित हो, अर्थात संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो। तो यह जो है इसमें बी में दिखाया गया है, बताया गया है। और सी में क्या बताया गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि उत्पादन के संसाधन अलाभकारी हाथों में केंद्रित ना हो। राज्य क्या सुनिश्चित करेगा कि जो इंडिया के संसाधन रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, वह संसाधन जो है वो ऐसे हाथों में ना पहुंच जाएं जो उसका दुरुपयोग करें। संसाधन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में रहे जो संसाधनों का उपभोग करे और वह जनता के लिए उपभोग करे, मतलब उपभोग करे तो जनता के लिए वो सुविधाएं, सुख सुविधाएं वो मुहैया कराए, तब तो है वो संसाधन उपयोग। आप देखिए ऑप्शन डी, पुरुष एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान। जैसे कोई एक पोस्ट है, अब अदर पोस्ट के लिए जैसे मान लीजिए एक पोस्ट जूनियर है और एक सीनियर है, अब उसमें समान वेतन का प्रावधान नहीं है, उसमें तो सीनियरिटी के आधार पर वेतन का प्रावधान है। लेकिन अगर एक समान पोस्ट है, जैसे क्लर्क की एक पोस्ट सामान्य है जिसका वेतन 40,000 रुपये बन रहा है मान लीजिए, और उसमें एक स्त्री है तो उसके लिए 30,000 ही बन रहा है, तो यह गलत है, इसका निषेध करता है।
यहाँ पर क्या करेगा राज्य? राज्य करेगा कि जो पोस्ट के लिए 40,000 रुपए व्यक्ति को मिल रहा है, उसी मतलब पुरुष को मिल रहा है, वही 40,000 रुपए महिला को भी मिले उस पोस्ट के लिए। तो यह प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल मतलब जो है क्लॉज डी में। अब ई में क्या है? ई में पुरुषों एवं स्त्रियों एवं अन्य सभी लोगों की आर्थिक वितरण मतलब व्यवस्था के कारण ऐसा कार्य ना करना पड़े, जैसे जो पुरुष हो चाहे स्त्री हो या ट्रांसजेंडर, मतलब जो भी हो, कहने का मतलब, ठीक है। तो उसमें क्या है, उनको मतलब आर्थिक व्यवस्था के लिए कुछ ऐसा काम ना करना पड़े जो उनकी आयु एवं शक्ति के विपरीत हो, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए माइंस में लगा दीजिएगा उसको, और एक लड़का है, बच्चा है, तो उसके पर स्वास्थ्य पर, उसकी वृद्धि में उसका सब बाधित हो जाएगा, उसका विकास ही बाधित हो जाएगा, उसको माइंस में लगा दिया जाएगा। एक महिला है, भारी उद्योग में लगा दिया गया उसको, जहां पर उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है उतनी उसकी, तो यह भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का यह प्रावधान आर्टिकल ई में किया गया है कि इनको संरक्षण देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आर्टिकल 39 को हम लोगों ने समझा, और इसका एक और भाग बच जाता है एफ, जो हम लोग समझ लेते हैं ये 42वें अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? बच्चों के स्वास्थ्य एवं गरिमामयी विकास के अवसर देना। बच्चों को स्वास्थ्य एवं गरिमामयी विकास, यानी उनको एक सिस्टमैटिक वे पर विकास दिया जाए, जिससे उनकी जो है मतलब उनका शोषण ना हो, नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा करना, ठीक है, यानी उनका एक सही दिशा में जो है, यानी वो बड़े होकर चोर उचक्का ना बने, उनको एक सही दिशा में शिक्षा एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। और शिक्षा एजुकेशन जो प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, तो यह भी हम बता चुके हैं आपको, आर्टिकल 21 में ही हमने बताया आपको कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और राज्यों का भी कर्तव्य जो है वो भी डीपीएसपी में आएगा आर्टिकल 45 में, कि आप किस तरीके से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आप जो है प्रावधान जो किया जाएगा, ठीक है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण का भी जो है उसमें प्रावधान कर दिया गया, यह दायित्व राज्य को सौंप दिया गया। क्योंकि पहले तो जो है यह प्रावधान था कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान था वो तो इसी में था, लेकिन यह राज्य अपना कर्तव्य नहीं निभा पाए। इस कारण वह फंडामेंटल राइट्स में उसको जो है संकलित कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल आर्टिकल 40। 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, या संगठन, ठीक है। तो क्या है इसमें? देखिए इसका एक और जो है हम पॉइंट बता देते हैं ग्राम पंचायतों के संगठन का, कि इसमें अंबेडकर ने इसका विरोध किया था, किंतु के संथानम के सुझाव से यह जोड़ा गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया था? अंबेडकर ने इसका विरोध किया था और इसको जो है के संथानम के सुझाव पर इसको जोड़ा गया। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था क्वेश्चन डायरेक्ट जो आता है वो आर्टिकल 40 से, कि पंचायती ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 40, इससे ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और ग्राम पंचायतों के बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, आप थोड़ा अपना जो है जानकारी को और स्ट्रांग करने के लिए आप ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होता है, क्या होता है, तो यह जो है, हालांकि ये गवर्नेंस का पार्ट है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो आर्टिकल 41 को हम लोग समझते हैं। कुछ दशाओं में लोक सहायता व काम पाने का अधिकार। अब कुछ दशाएं क्या होंगी?
क्वेश्चन आर्टिकल में कह दिया कि कुछ दशाओं में लोक सहायता व काम पाने का, लोक सहायता का मतलब जैसे लोक सहायता एवं काम पाने का जो अधिकार है, क्या हो सकता है? लोक सहायता व काम पाने का अधिकार। अब कुछ दशाओं को समझ लेते हैं। जो कुछ दशाएं, वो किस प्रकार की दशाएं हैं, उनको अप्रॉक्स समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जैसे इसमें किस दशा में मिलेगा जो है ये सब मतलब जो है कुछ दशाएं क्या हो सकती हैं, जैसे अभाव, अभी समझाते हैं, पहले लिख देते हैं। अभाव, बेकारी, बीमारी, अशिक्षा, वृद्धावस्था, विकलांगता। देखिए यह सब ऐसे जो है दशाएं हैं जिसके तहत क्या है कि आपको जो है राज्य के द्वारा या आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है केंद्र के द्वारा भी, मतलब स्कीम के आधार पर। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, तो उसके तहत तहत वंचितों को क्या मिल सकता है? आवास रहने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आपके पास अभाव है रहने के लिए। ठीक है, आप बेकारी मतलब जो है आपके पास जो है नहीं, आपके पास जो है वो मतलब जो है रोजगार है या जो भी है, मतलब आपके पास उतनी क्षमता भी नहीं है आप कर पाए। अशिक्षा है, शिक्षा के कारण जो है आपको जो है नहीं रोजगार प्राप्त हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में प्रावधान है। अब नहीं मिलता है या मिलता है वो तो बात की बात है, लेकिन प्रावधान किया गया है। ठीक है, चूंकि प्रावधान डीपीएसपी के तहत किया गया तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर राज्य देता है तो स्वेच्छा से ले लेते हैं, और नहीं देता है तो फिर उसमें क्लेम तो नहीं कर सकते हम। हाँ, लेकिन नैतिक दायित्व तो जरूर बनता है राज्य का। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, मतलब वही आर्टिकल 42वां देखते हैं। कार्य की मनो मानवोचित दशाएं, जैसे कार्य की मानवोचित दशाएं क्या हो सकती हैं? मानवोचित दशाएं, देखिए इसके तहत क्या हो सकता है। जैसे मानवोचित मतलब कार्य क्या हो सकता है? कार्य के लिए मानवोचित दशाएं, जैसे मान लीजिए एक स्त्री है, वह गर्भवती है, और जब वह डिलीवरी के समय उसको प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है, तो यह एक मानवोचित मतलब दशाएं हैं। ठीक है, जिसके तहत उसको मतलब उस स्त्री को मतलब जो है, जैसे मान लीजिए वर्तमान में 6,000 रुपए या जो भी वर्तमान में मिल रहा हो, तो वो दिया जाता है। तो यही जो है आर्टिकल 42 के तहत इसको आता है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 43। निर्वाह योग्य मजदूरी व्यक्ति कामगार को विकास के अवसर, मतलब सामाजिक एवं सांस्कृतिक को देखते हुए अवसर, अवकाश प्रदान करने वाली कार्यदशाएं, कुटीर उद्योग को व्यक्ति या सहकारी आधारों पर बढ़ावा। जैसे इसके तहत क्या है? इसके तहत निर्वाह योग्य मजदूरी करने का अधिकार है, मतलब जो राज्य जो है प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अब नहीं प्रोवाइड कराता है। हालांकि जैसे प्रोवाइड होता भी है, जैसे मनरेगा है, नरेगा है, ये सब क्या है, ये सब प्रोवाइड कराई जाती है इसके माध्यम से। तो और ज़्यादा जानना हो दोस्तों, थोड़ा और समझ लीजिए इसके बारे में, कि जैसे निर्वाह योग्य मजदूरी हो गया, व्यक्ति मतलब कामगार का मतलब जो काम प्रोवाइड कराना है कामगार, जैसे हाँ, और फिर उसके बाद अ, अवकाश प्रदान करने वाली कार्यदशाएं, जैसे ऐसी कार्य मतलब जो है कार्य नहीं राज्य मतलब जो है बनाएगा या जॉब प्रोवाइड कराएगा जिसमें अवकाश का प्रावधान ही ना हो, और वह बिना रूल्स के, बिना समय की एक बाध्यता के, मतलब जो है एक समय का निर्धारण बिना किए हुए और 24 घंटे उसको लगाए रहना, तो यह भी जो है एक राज्य के लिए एक दायित्व बनता है।
बनता है कि उसके लिए ऐसी दशाएं ना क्रिएट की जाए। अब उसके बाद आर्टिकल 43 का ए समझ लेते हैं। इसमें ये 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन सभी को पता होना चाहिए कि किस सन में हुआ था यह संविधान संशोधन। 1976 में जो है यह संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके तहत क्या किया गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। तो यह मतलब जो है इसमें जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यह आर्टिकल 43 का ए में जोड़ा गया है। अब उसके बाद 43 का बी में क्या जोड़ा गया है, यह 97th अमेंडमेंट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यह 1917 अमेंडमेंट जो 97 अमेंडमेंट जो हुआ था 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, देखिए किस प्रकार से सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया गया, स्वैच्छिक गठन इसमें किया गया है, स्वैच्छिक गठन किया गया है, स्वायत्त संचालन, स्वैच्छिक गठन का मतलब कोई भी जैसा सहकारी समिति है तो वह स्वेच्छा से गठन कर सकती है, मतलब अपना संचालन अपनी संस्था का मतलब स्वयं कर सकती है, ठीक है। लोकतांत्रिक नियंत्रण कर सकती है उस पर, और व्यवसायिक प्रबंध लगा सकती है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन। अब उसको जितने आदमी जरूरत होंगे उतने ही लोग लेगी वो संस्था, एक्स्ट्रा तो नहीं ले पाएगी, ठीक है। वो अपना एक वेतनमान जो है निर्धारित करेगी, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 44 अब देखते हैं दोस्तों। यह आर्टिकल अभी नहीं हम पढ़ाएंगे, ये इस आर्टिकल को हम स्पेशल एक डिबेटेबल ये पार्ट है, क्योंकि यह यूसीसी का पार्ट है, यूसीसी यानी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, जो वर्तमान में चर्चा का विषय है। दोस्तों आप ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, इसको हम बता रहे हैं स्पेशली आपको कि यह इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें यह वर्तमान परिदृश्य से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है। यह वर्तमान में बहुत अधिक चर्चा का विषय है, समान नागरिक संहिता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग ऐसे ओरली ये याद रखना कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान डीपीएसपी के किस आर्टिकल के तहत है, तो वह आर्टिकल 44 के तहत है, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी हम जो है इसको पूरा एक्सप्लेनेशन, इसका डिबेटेबल जो पार्ट है वो पूरा हम अभी एक अपनी नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको बताएंगे आपको। आर्टिकल अब 45 देख लेते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत क्या है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की पोषण शिक्षा की देखभाल, जो हमने आपको बताया था आर्टिकल, यह जो है अमेंडमेंट, जैसे आर्टिकल 21 के ए में क्या कर दिया गया, जो आर्टिकल 45 में था उसको रिप्लेस कर दिया गया इसमें, और इसमें क्या कर दिया गया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के पोषण एवं शिक्षा की देखभाल करे राज्य। आप इतना ही करिए, इससे ज्यादा ना करिए आप, ठीक है। बाकी केंद्र देख लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी, संघ सरकार देख लेगी, ओके दोस्तों। और यह देखिए किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था, 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है, 2002 में। तो यह आपको पता चला दोस्तों। अब 46 आर्टिकल
46 देख लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें 46 है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, एक बार फिर से एक बार इसको देखते हैं। 40, सुप्रीम कोर्ट वाला मुद्दा अभी नहीं बताते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो सामान्य आर्टिकल 46 है वो बात समझ लेते हैं। जैसे इसमें SC ST, कमजोर वर्ग के लिए संरक्षण के लिए कार्य सामाजिक शैक्षणिक उन्नति, ठीक है, इसके तहत क्या किया गया है? ठीक है, SC ST और अदर वीकर सेक्शन, यानी OW अदर वीकर सेक्शन, इसमें क्या है? इसी के तहत EWS है, इकोनॉमिक आधार पर। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इसी के तहत आया है। तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान है, SC ST, ठीक है, और अदर वीकर सेक्शन। ठीक है, इनकी उन्नति के लिए प्रावधान किए जाएंगे। उन्नति के लिए मतलब कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, ठीक है, एक रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो यह प्रावधान किया जा सकता है। मतलब यह राज्य के द्वारा किया जा सकता है। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स में जो भी प्रावधान है वो है, जो भी प्रोविजन है वो है, लेकिन यह राज्य का दायित्व होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य के दायित्व के अंतर्गत आता है। आप 47 आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 47, इसके अंतर्गत पोषाहार, उच्च जीवन स्तर, मादक पदार्थों को दवाओं के अतिरिक्त प्रयोग पर प्रतिबंध। फिर से एक बार देखिए, पोषाहार उच्च जीवन स्तर, पोषाहार उच्च जीवन स्तर और मादक पदार्थ जो है, जैसे दारू, ड्रग्स है, जो भी है मादक पदार्थ, मतलब दवाओं को मैन्युफैक्चर करने के अलावा, यानी दवाओं को हम बना सकते हैं, लेकिन अदर जो है, जैसे मान लीजिए सामान्य रूप से हम उसका यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रतिबंधित है। ठीक है, मतलब प्रतिबंध लगा सकती है, अब नहीं लगा रही है या जो भी है, उसके लिए कानून बनाया, उसको क्रियान्वित नहीं कर पा रही है, वो राज्य की प्रॉब्लम है। उसका टैक्सेशन अच्छा आ रहा है, तो इस चक्कर में वो जो है ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती है, तो यह राज्य की जो है दायित्व तो बन जाता है, क्या करता है क्या नहीं, तो ये लेकिन प्रावधान प्रोविजन आर्टिकल 47 में दिया गया है। आर्टिकल 48, इसमें क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन, कैसे? जैसे दुधारू वाहक, जैसे जो दुधारू पशु मतलब गाय हैं, ठीक है, या मतलब या अन्य पशुओं की नस्लों में वैज्ञानिक आधार पर सुधार किए जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल तहत के क्या है कि मतलब इसमें कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी अनुसंधान इसमें जो है उपेक्षित है, अपेक्षित है, मतलब उपेक्षित नहीं। और इसमें क्या मतलब जो है किस प्रकार से, जैसे इसमें जो है मान लीजिए बीजों का भी जो है एक स्पेशल, तो इसके तहत क्या किया जा सकता है? जैसे कोई गाय है, तो उनकी दुधारू नस्ल बनाई जा सकती है, उनको वैज्ञानिक मतलब विधियों के द्वारा, जैसे उस पर रिसर्च करके, ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे जो हमारे यहाँ हरित क्रांति लाई गई, ठीक है, यानी वो बीजों में जो है एक संकर प्रजाति या जो है उसको मॉडिफाइड करके उसकी और अच्छी किस्म बनाई जा सकती है, तो ऐसे प्रावधान राज्य कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है मतलब खेती के लिए जो भी प्रोविजन है, और पशुओं गायों के लिए जो है, तो वो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 48 बनता है। 48 का ए क्या कहता है? तो इसके तहत आर्टिकल 48 के एक में क्या प्रोविजन प्रोविजन किया गया है कि इसमें एक तो पहली बात, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके द्वारा इसको ए पार्ट, ए क्लॉज जोड़ा गया है 48 का। तो इसके तहत क्या प्रोविजन किया गया है? इसमें ये बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण का जो है दायित्व वो राज्य के द्वारा भी निभाया जाएगा। राज्य के द्वारा मतलब जो है पेड़ पौधों को जो है संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, वन्य जीवों को भी संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, यानी सेंचुरी है, वर्ल्ड सेंचुरी है, या जो है
वन्य जीव अभयारण्य है, इनको सबको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो यह सब प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48 के ए क्लॉज में किया गया है यह प्रावधान। ठीक है, तो ये आपको पता चला। अब 49 देख लेते हैं। 49 में क्या है, कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के स्मारक हैं, उनका संरक्षण, जैसे आगरा का ताजमहल, बीवी का मकबरा, आगरा का लाल किला। ऐसे क्या है, ये पुराने स्मारक हैं जो भारतीय इतिहास की या भारतीय भारतीय की पहचान है। जैसे ऐसे मान के चलिए, जो एक विश्व धरोहर में ही में भी जो है कुछ शामिल हैं। ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको जो है जोड़ा गया है, कुछ तो है। लेकिन राज्य का यहाँ पे यह कर्तव्य दे दिया गया है कि उनका संरक्षण करें, और उनको जो है अगर कोई भी समस्या आती है तो उनको मरम्मत भी करा सकते हैं राज्य। ठीक है, तो यह प्रावधान किया गया है आर्टिकल 49। ठीक है, अब उसके बाद आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या है, लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। लोक सेवाओं में कार्यपालिका यानी विधानसभा, विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, उसी में विधान परिषद, अन्यथा विधानसभा। ठीक है, विधानमंडल कह लीजिए उसके लिए सबसे बढ़िया शब्द। ठीक है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर की अवधारणा यहाँ पे लागू होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो जिलाधिकारी है उसमें, जैसे जो जिलाधिकारी है वो कार्यपालिका का मतलब एक प्रकार से, उसके तहत क्या होगा, कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका के कानूनों को लागू कराएगा, और जिला न्यायाधीश क्या करेगा, न्यायपालिका के कानूनों को लागू कराएगा। नहीं नहीं, वो फैसला देगा, वो फैसला सुनाएगा जिला न्यायाधीश। ठीक है, इसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। ठीक है, इसमें कार्नवालिस कोड, ये ध्यान रखना, कार्नवालिस कोड जिसको कहा जाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973 में, यह कार्नवालिस के द्वारा जो है इसको लाया गया था। ये ध्यान रखना, इसको कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, कार्नवालिस कोड कहा जाता है इसको। हाँ, तो हम लोग आर्टिकल 50 आपको समझ में आएगा। अब 51 समझ लेते हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना, यह प्रावधान 51 में है। जैसे इसमें ए में आप समझ लीजिए, 51 के ए में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के प्रयत्न करना। बी में क्या है, राज्यों के मध्य न्याय संगत यानी जस्टिशिएबल एवं सम्मानजनक संबंध बनाना। फिर उसके बाद सी में क्या है, अंतरराष्ट्रीय संधियों का आदर व पालन करना। डी में क्या है, अन्य राज्य के साथ विवाद का समाधान मध्यस्थ द्वारा करेगा। जैसे राज्यों का जो है जो विवाद है तो वो मध्यस्थता में किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए सरकारी आयोग बनाया गया है, केंद्र और राज्यों के, जैसे या राज्यों के जो है झगड़ा, मतलब उसके लिए आयोग बनाए गए हैं, उनका जो है निवारण भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। और जो हमारा 51 का आता है जिसमें मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो उसको हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसी में हम लोग समान नागरिक संहिता को भी जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें अधिक से अधिक। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।